इमेजिन करिए एक गाड़ी जो काफी टाइम से ना बहुत ही कच्चे और गड्ढों भरे रास्ते पे चल रही है। बिल्कुल। मतलब हर झटके पे लगता है कि अब इसका सस्पेंशन गया या टायर पंक्चर हो जाएगा। और बैंकिंग की भाषा में इसे हम अनसिक्योर्ड लोन्स कह सकते हैं, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। बैंकिंग में अनसिक्योर्ड लोन्स का रास्ता ऐसा ही होता है, जहाँ रिस्क हमेशा सर पर मंडराता रहता है, डिफॉल्ट का डर बना रहता है। सही बात है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस गाड़ी ने चलते चलते अपना इंजन ही बदल लिया है। अच्छा। हाँ, और अब ये सीधे एक एकदम स्मूथ सिक्योर्ड एसेट्स वाले हाईवे पर आ गई है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा फोकस इसी टर्न अराउंड स्टोरी पर है। हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो Q1 FY27 का परफॉर्मेंस है और उनका जो फ्यूचर ग्रोथ रोड मैप है, उसको पूरी तरह डीकोड करेंगे। बिल्कुल। और ये कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं होगी। हाँ, हमने इन्वेस्टर मीटिंग्स के सोर्सेस को एनालाइज किया है। मिशन ये समझना है कि कैसे इस बैंक ने अपने भारी रिस्क को कम करके इतनी अग्रेसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की है। और पता है, इस केस स्टडी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी वो ये है कि फाइनेंस की दुनिया में टर्न अराउंड कभी भी रातों रात नहीं होते। कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। एग्जैक्टली। इसके पीछे बहुत ही ब्रूटल और मतलब एकदम कैलकुलेटेड डिसीजंस होते हैं। हम अक्सर बस प्रॉफिट के फिगर्स देखकर खुश हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन जो सोर्सेज हमारे सामने हैं ना, वो हमें क्या हुआ से ज्यादा कैसे हुआ की इंसाइट देते हैं। तो सीधा उसी नंबर पर आते हैं जिसने इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। 7.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम। ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मतलब 6.6% से छलांग लगाकर सीधा 7.5% पर आना किसी भी बैंक के लिए ये एक मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन है। बिल्कुल है। और सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट आई है ना, उसका बड़ा हाथ है। हाँ, जो 7.97% से गिरकर 7.40% हो गया है। राइट। सीधे सीधे 50 बेसिस पॉइंट्स का फायदा। पर मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी खटक रही है। मतलब मैं सोच रही थी कि आज के माहौल में जहाँ हर बैंक डिपॉजिट्स के लिए खून पसीना एक कर रहा है, लिक्विडिटी क्रंच है। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई है, वहाँ जना बैंक अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे गिरा सकता है? ये तो मतलब लॉजिक के अगेंस्ट लगता है। यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे काउंटर इंट्यूटिव और स्मार्ट मूव है। मतलब बैंक ने वो किया जो मार्केट शेयर की रेस में आमतौर पर कोई नहीं करता। अच्छा, क्या किया उन्होंने? जब सब डिपॉजिट्स के पीछे भाग रहे थे, जना बैंक ने अपने जो बल्क डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनको जानबूझकर करीब 6% तक कम कर दिया। एक मिनट, उन्होंने थोक डिपॉजिटर्स को वापस भेज दिया? हाँ, मतलब एक तरह से मना ही कर दिया। अरे ये तो मार्केट शेयर गंवाने वाली बात हो गई ना। सरफेस पर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन देखिए, बल्क डिपॉजिट्स वो फंड्स होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस डालते हैं, कॉर्पोरेट्स वगैरह। राइट। और वो रेट्स को लेकर बहुत डिमांडिंग होते हैं। ये पैसा बहुत महंगा पड़ता है बैंक को। हाँ, वो निगोशिएट बहुत करते हैं। बिल्कुल। तो बैंक के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस महंगे और वॉलेटाइल पैसे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना पूरा फोकस रिटेल डिपॉजिट्स और कासा पर मोड़ दिया। ओके, क्योंकि रिटेल पैसा ज्यादा स्टिकी होता है। एग्जैक्टली। वो लंबे समय तक बैंक में रहता है। अब ये जो 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे % का ड्रॉप है, ये सुनने में शायद छोटा लगे आपको। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब आप इसे कई हजार करोड़ के डिपॉजिट बेस पर अप्लाई करते हैं, तो ये करोड़ों रुपए की डायरेक्ट सेविंग है जो सीधे आपकी बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में जुड़ती है। वाओ, मतलब कम वॉल्यूम पर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन। और इसके साथ ही एक और चीज हुई। माइक्रो फाइनेंस जैसे जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियोज होते हैं, हाँ, जहां रिस्क ज्यादा होता है, वहां स्लिपेजेस में यानी वो लोन्स जो डिफॉल्ट होने के कगार पर होते हैं, उनमें 43% की ईयर ऑन ईयर कमी आई है। 43%? ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। बहुत बड़ा। और जब लोन्स खराब नहीं होते तो बैंक को उन पर प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है, जिससे मार्जिन को एक डबल बूस्ट मिल जाता है। मतलब एक तरफ पैसा सस्ता मिल रहा है और दूसरी तरफ पैसा डूब कम रहा है। बिल्कुल, यही 7.5% निम का असली राज है। लेकिन सस्ते रिटेल फंड्स लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लोग अपना पैसा किसी भी बैंक में क्यों रखेंगे? सही सवाल है। सोर्सेज में ना एक ASBA फैसिलिटी का जिक्र है, जिसके जरिए 947 करोड़ रुपए ब्लॉक किए गए। इसका मार्जिन एक्सपेंशन से क्या कनेक्शन है? तो मैं समझाता हूँ। ASBA दरअसल एक बहुत ही एफिशिएंट फ्लोट जनरेशन टूल है। फ्लोट मतलब जब कोई कस्टमर IPO में पैसा लगाने के लिए अप्लाई करता है, तो ASBA के जरिए उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है। वो पैसा बैंक से बाहर नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। जब तक IPO का अलॉटमेंट नहीं होता,
वो पैसा बैंक के पास ही रहता है। अच्छा, तो ये फ्री की लिक्विडिटी हो गई एक तरह से। फ्री तो नहीं, पर हाँ, रिटेल रेट्स पर एक बहुत स्टेबल लिक्विडिटी मिल जाती है बैंक को। इसी तरह के इनोवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने महंगे बल्क फंड्स को सस्ते रिटेल फंड से रिप्लेस किया है। बहुत स्मार्ट। मार्जिन एक्सपेंशन का गणित तो एकदम क्लियर हो गया मुझे। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं तो एक डर हमेशा बना रहता है फ्यूचर डिफॉल्ट्स का। रिस्क तो रहता ही है। खासकर अगर मान लीजिए अल नीनो जैसे वेदर पैटर्न्स आ जाएं, जिसका सीधा असर रूरल इकोनॉमी, खेती और उनके लोन रीपेमेंट पर पड़ता है। बिल्कुल, क्लाइमेट रिस्क अब बहुत रियल है। हाँ, तो सोर्सेज 80% गारंटी कवरेज और सिक्योर्ड बैंकिंग मॉडल की बात कर रहे हैं। ये सेफ्टी नेट कैसे बुना गया है? रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये इनका सबसे मजबूत पिलर है। बैंक बहुत अग्रेसिव तरीके से सिक्योर्ड एसेट्स की तरफ मूव कर रहा है। सिक्योर्ड मतलब जहां कोलैटरल होता है। हाँ, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन वगैरह। करंटली उनका 72.8% पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है, जिसे वो 80% तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। ओके। लेकिन असली गेम चेंजर वो है जो उन्होंने अपनी बची हुई अनसिक्योर्ड लोन बुक के साथ किया है। क्या किया? उन्होंने उसे ऐसी लावारिस नहीं छोड़ दिया। उस अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो का करीब 79.8% हिस्सा CGMSU और CGTMSE गारंटी प्रोग्राम्स के तहत कवर कर लिया गया है। अच्छा, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स होती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझिए। डेटा के मुताबिक अनसिक्योर्ड लोन्स का जो नेट NPA है वो 214 करोड़ रुपए है। 214 करोड़। लेकिन इसमें से 196 करोड़ रुपए की रकम इस गारंटी कवर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। वेट, क्या बात कर रहे हो? 214 करोड़ के NPA में से 196 करोड़ कवर्ड है। हाँ, इसका मतलब पोटेंशियल क्रेडिट लॉस सिर्फ 18 करोड़ का रह गया। बिल्कुल। और वो 18 करोड़ उनके टोटल बुक के सामने एक बहुत ही मामूली, मतलब ना के बराबर रकम है। यार, ये तो कार के बम्पर टू डंपर जीरो डेप इंश्योरेंस जैसा हो गया। एग्जैक्टली। मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ भी तो जेब से पैसा नहीं जाएगा। पर एक सेकंड, इस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा, जिसे हम गारंटी कमीशन कहते हैं, वो तो बैंक को पे करना ही पड़ता है ना? हाँ, फ्री में तो कोई गारंटी नहीं देता। तो क्या वो प्रीमियम बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स को डेंट नहीं करेगा? मतलब खर्चे तो बढ़ेंगे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और ये चिंता इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच भी उठी थी। इस साल ये गारंटी कमीशन की कॉस्ट लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच एस्टिमेटेड है। 100 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन मैनेजमेंट की फिलॉसफी यहाँ बहुत क्लियर है। इस 100 करोड़ को पे करने के बाद भी बैंक इस साल 80% से ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT ग्रोथ टारगेट कर रहा है। मतलब वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इसे एक एक्सपेंस नहीं बल्कि एक रिस्क शील्ड मानते हैं। एक तरह का इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड के लिए। सही कहा। अगर कल को ईरान या मिडल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ जाए, सप्लाई चेन्स टूट जाएं या मौसम की मार से मास डिफॉल्ट शुरू हो जाएं, तो ये गारंटी कवर उनके एसेट क्वालिटी को प्रोटेक्ट करेगा। समझ गई। ये प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा दे के लंबी अवधि के लिए चैन की नींद खरीदने जैसा है। 100%। तो सेफ्टी नेट तो तैयार है, रिस्क भी कंट्रोल में है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऑपरेशंस को कैसे एक्सपैंड किया जा रहा है? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, सोर्सेज के अनुसार बैंक इस साल 78 नई ब्रांचेस खोल रहा है। लेकिन जो डेटा पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है ब्रांच स्प्लिटिंग। ब्रांच स्प्लिटिंग? बताया गया है कि 30 ब्रांचेस सिर्फ स्प्लिट की जा रही हैं और 40 रीलोकेशंस हैं। मुझे इसकी इकोनॉमिक्स समझाइए। मतलब अगर कोई बैंक नई लोकेशंस खोल रहा है तो जाहिर है खर्चे तो बढ़ेंगे ही। बिल्कुल बढ़ते हैं। तो फिर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो जो अभी 66% है, वो फ्यूचर के 60-65% एफिशिएंसी टारगेट तक कैसे पहुंचेगा? क्या ब्रांच बढ़ाना और कॉस्ट कम करना दोनों एक साथ पॉसिबल है? यही ब्रांच स्प्लिटिंग का असली मैजिक है, जो सीधे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ड्राइव करता है। मैं इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझाता हूँ। हाँ प्लीज। मान लीजिए बैंक की एक ब्रांच है जहां कस्टमर्स की इतनी भीड़ हो गई है कि सर्विस क्वालिटी खराब हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, ओवरक्राउडेड हो गई है। राइट। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग अप्रोच क्या होगी? वो 5 किलोमीटर दूर एक पूरी नई ब्रांच खोलेंगे, नया मैनेजर हायर करेंगे, नया पूरा स्टाफ रखेंगे। हाँ, और इसमें कॉस्ट बहुत हाई होती है। लेकिन ब्रांच स्प्लिटिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। तो वो इसमें अलग क्या कर रहे हैं?
वो उसी कैचमेंट एरिया में, मतलब उसी इलाके में थोड़ी सी दूरी पर एक और स्पेस किराए पर लेते हैं। ओके। और पुरानी ओवरक्राउडेड ब्रांच से ही अपना आधा स्टाफ नई लोकेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। ओ, नया स्टाफ हायर नहीं करते? नहीं, इसका मतलब है कि टोटल हेड काउंट या कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ती। और किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खर्चा रियल एस्टेट का नहीं, एम्प्लॉई सैलरीज का होता है। बिल्कुल, मैन पावर सबसे महंगी होती है। तो स्प्लिटिंग से सिर्फ जगह का रेंट और ओवरहेड कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन स्टाफ कॉस्ट वही रहती है। और कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि अब भीड़ बढ़ गई है। एग्जैक्टली। और बैंक उस एरिया के नए कस्टमर्स को भी सर्व कर पाता है। यही कारण है कि 30 ब्रांचेस स्प्लिट करने के बावजूद उनका ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत टाइटली कंट्रोल में है। मतलब ये तो बिना भारी खर्चा बढ़ाए अपनी कैपेसिटी डबल कर लेने वाली बात हुई। हाँ, और इसी से वो मार्जिन्स को सीधे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत स्मार्ट है। पर इन नई और स्प्लिट ब्रांचेस में आखिर बेचा क्या जा रहा है? सोर्सेज में ना गोल्ड लोन ऑपरेशंस की 113% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का जिक्र है। 113% ग्रोथ। क्या ये ब्रांच नेटवर्क का सीधा फायदा गोल्ड लोन्स को मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए, बिना फिजिकल ब्रांच के आप गोल्ड लोन बिजनेस स्केल कर ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि सोना तो फिजिकली जमा करना पड़ेगा ना। राइट। कोई भी कस्टमर अपना सोना डिजिटल ऐप पर अपलोड तो कर नहीं सकता, उसे ब्रांच में आकर ही सोना डिपॉजिट करना होता है। सही बात है। और गोल्ड लोन एक हाई यील्ड प्रोडक्ट है, मतलब इस पे रिटर्न अच्छा मिलता है। और इसमें लोन टू वैल्यू यानी LTV रेशियो 60-64% के बीच रखा गया है, जो बहुत सेफ है। तो ये जो स्प्लिट ब्रांचेस खुल रही हैं, ये सीधे तौर पर गोल्ड लोन बुक को बड़ा कर रही हैं। बिल्कुल, फिजिकल प्रेजेंस गोल्ड लोन के लिए मस्ट है। और इन सब अग्रेसिव ऑपरेशंस को फंड करने के लिए जो डिपॉजिट्स चाहिए, उनका एनुअल ग्रोथ टारगेट भी तो 23% से 25% रखा गया है। हाँ, जो कि आज के टाइम में काफी एम्बिशियस है। बहुत एम्बिशियस है। और इसे अचीव करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हुई, वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। सोर्सेज में IPL के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB टीम की स्पॉन्सरशिप का इम्पैक्ट दिखाया गया है। वो कैंपेन काफी हिट रहा। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि क्रिकेट स्पॉन्सरशिप बस एक ब्रांड अवेयरनेस का टूल है जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पर मतलब एक्चुअल कन्वर्जन ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, लेकिन जिना बैंक ने स्पॉन्सरशिप को एक बहुत ही शार्प कस्टमर एक्विजिशन टूल में बदल दिया। वो कैसे? उनका गोल था केसा रेशियो को 19% से बढ़ाकर साल के अंत तक 20% तक ले जाना। अब देखिए, जब अप्रैल में RCB की विनिंग स्ट्रीक चल रही थी और उनके फैंस इमोशनली बहुत हाइपर थे, हाँ, वो टाइम तो क्रेजी था। तब बैंक के नए कस्टमर एक्विजिशन रेट्स में एक मैसिव स्पाइक आया। मतलब नए अकाउंट्स धड़ाधड़ खुलने लगे। अरे वाह, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि सही टाइमिंग पे की गई मार्केटिंग कैसे सीधे तौर पर सस्ते रिटेल डिपॉजिट्स लाने में मदद करती है, जो कि आज के टाइम में जब डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ रही हैं, बहुत जरूरी है प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करने के लिए। बिल्कुल, ये सब तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी बिना किसी झटके के तो पूरी नहीं होती ना। हाँ, हिचकी तो आती है बीच में। मार्केट में और एनालिस्ट के बीच जिस चीज ने सबसे ज्यादा नॉइज क्रिएट की, वो बैंक के ऑपरेशन से नहीं बल्कि प्रमोटर्स के लेवल से आई। आप उस टेक्निकल डिफॉल्ट की बात कर रही हैं? हाँ, सोर्सेज में प्रमोटर एंटिटीज जिना होल्डिंग और JCL के टेक्निकल डिफॉल्ट और डाउनग्रेड की बात है। अब शेयर मार्केट में डिफॉल्ट वर्ड सुनते ही पैनिक बटन दब जाता है। बिल्कुल दबता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रमोटर लिक्विडिटी और स्टेक डाइल्यूशन को लेके बहुत कंसर्न्स थे। तो असलियत क्या है? क्या इससे बैंक की स्टेबिलिटी पर मतलब कोई सिस्टेमिक खतरा है? इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ डर और फैक्ट्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ओके, तो फैक्ट्स क्या है? हुआ ये कि प्रमोटर एंटिटीज ने कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी NCD इशू किए था। इन इंस्ट्रूमेंट्स के जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने प्रमोटर्स को अपना स्टेक बेचने के लिए 6 महीने का और टाइम दे दिया। मतलब डेडलाइन एक्सटेंड कर दी? हाँ, क्योंकि दोनों पार्टीज को लगा कि बाद में बेहतर वैल्यूएशन मिलेगी। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। एक मिनट, अगर एग्रीमेंट म्यूचुअल था, दोनों राजी थे, तो फिर डिफॉल्ट कैसा? दिक्कत रेटिंग एजेंसीज के रिजिड फ्रेमवर्क में है। इंडिया रेटिंग जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर ओरिजिनल टाइमलाइन मैच नहीं हुई या ओरिजिनल टर्म्स में कोई भी बदलाव हुआ, भले ही वो म्यूचुअली अग्रीड हो, हाँ, भले ही दोनों पार्टीज खुश हों, रेटिंग एजेंसी उसे टेक्निकल डिफॉल्ट मानकर डाउनग्रेड कर देती है। ओह, तो ये सिर्फ पेपर वर्क या टेक्निकल रूल का इशू है? एग्जैक्टली। इसका बैंक के डे टू डे लेंडिंग या बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं।
और यही वो जगह है जहां बैंक की इंडिपेंडेंट गवर्नेंस एक शील्ड का काम करती है। वो कैसे? होल्डिंग कंपनी और बैंक के बोर्ड्स के बीच कोई क्रॉस डिफॉल्ट लिंकेज नहीं है। मतलब दोनों अलग-अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल। प्रमोटर लेवल पर अगर कोई लिक्विडिटी इवेंट होता भी है तो उसका लीगल या फाइनेंशियल असर रिटेल बैंक शेयर होल्डर्स पर नहीं पड़ता। समझ गई। और इसी इंडिपेंडेंट गवर्नेंस पर भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है टीवीएस ग्रुप का कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ, सोर्सेज में टीवीएस ग्रुप से 728 करोड़ रुपए के टियर 1 कैपिटल प्लान का जिक्र है, राइट जिसमें से 103 करोड़ रुपए तो बैंक को मिल भी चुके हैं। राइट, हाँ, मिल चुके हैं। अब आप ही सोचिए, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिना डीप ड्यू डिलिजेंस के 700 करोड़ रुपए इंजेक्ट नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो हर एक रिस्क असेस करते हैं। अगर प्रमोटर लिक्विडिटी की वजह से बैंक में जरा सा भी सिस्टमिक रिस्क होता तो ये टीवीएस वाली डील कभी पास नहीं होती। एकदम सटीक एनालिसिस है ये। टीवीएस ग्रुप का ये टियर 1 इन्वेस्टमेंट न सिर्फ बैंक के रिस्क बफर को बढ़ाता है, बल्कि ये मार्केट को और शेयर होल्डर्स को एक बहुत क्लियर मैसेज देता है कि बैंक फाइनेंशियली रॉक सॉलिड है। बिल्कुल। और ये जो कैपिटल है, ये 2027 के उन अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स को बिना किसी फंड क्रंच के ड्राइव करने के लिए फ्यूल का काम करेगा। तो चलिए इस चर्चा को उसी फ्यूचर रोड मैप की तरफ ले चलते हैं। FY27 के टारगेट्स। हाँ, FY27 के लिए जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किए गए हैं वो काफी एम्बिशियस है। बिल्कुल है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 19-21% ग्रोथ, डिपॉजिट्स में 23-25% ग्रोथ और सबसे बड़ी बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में 80% से ज्यादा का जंप। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। है ना? इन टारगेट्स को हकीकत में बदलने के लिए बैंक नए डिजिटल प्रोडक्ट्स पर भी भारी दांव लगा रहा है, जिसमें सोर्सेस के हिसाब से UPI क्रेडिट लाइन सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ, वो एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। तो मुझे ये बताइए, इसका फ्यूचर रिटेल रिलेशनशिप्स पर क्या असर होने वाला है? देखिए, UPI क्रेडिट लाइन कोई मामूली फीचर नहीं है। ये कंज्यूमर बिहेवियर को फंडामेंटली चेंज करने वाला है। कैसे? मान लीजिए किसी को अचानक मेडिकल फीस देनी है या कोई अप्लायंस खरीदना है घर के लिए। अभी तक उसे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता था या पर्सनल लोन के लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। हाँ, पेपर वर्क और अप्रूवल का वेट करो। लेकिन UPI क्रेडिट लाइन के साथ कस्टमर किसी भी मर्चेंट का QR कोड स्कैन करके सीधे बैंक की दी हुई क्रेडिट लिमिट से पेमेंट कर सकता है। वाओ, कोई कार्ड नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई वेटिंग टाइम। कन्वीनियंस तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। पर इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ड्राइव होगी? मतलब लॉन्ग टर्म में उन्हें क्या फायदा है? इसका कोर लॉजिक है कस्टमर स्टिकीनेस। हाँ, जब आप कस्टमर की रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रेडिट नीड्स को इतनी सीमलेसली पूरा करते हैं तो वो कस्टमर आपके इकोसिस्टम में लॉक हो जाता है। वो कहीं और जाएगा ही नहीं फिर। एग्जैक्टली। धीरे धीरे वो अपना प्राइमरी बैंकिंग रिलेशनशिप आपकी तरफ शिफ्ट कर लेता है और लॉन्ग टर्म में यही स्टिकी कस्टमर्स आपको सस्ते डिपॉजिट्स देते हैं। ओह, वापस सस्ते डिपॉजिट्स वाली बात आ गई। सब कनेक्टेड है। और यही कस्टमर्स इंश्योरेंस या वेल्थ मैनेजमेंट जैसे प्रोडक्ट्स के लिए सबसे अच्छे क्रॉस सेल टारगेट्स बनते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ लोन नहीं बांट रहा, ये फ्यूचर के लॉयल कस्टमर्स एक्वायर कर रहा है। तो इनकी स्ट्रैटेजी बहुत कोहेसिव और इंटरकनेक्टेड लगती है। बिल्कुल, हर पीस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। 7.5% निम का जो अचीवमेंट है वो सिर्फ मार्केट कंडीशंस का नतीजा नहीं है। नहीं, वो एक डिलिबरेट चॉइस है। हाँ, महंगे थोक डिपॉजिट्स को छोड़कर सस्ते कासा पर फोकस करने का रिस्क लेने का रिजल्ट है। सही बात है। और फिर 80% गारंटी कवरेज के जरिए उन्होंने अपने अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को हर तरह के एक्सटर्नल रिस्क से प्रोटेक्ट भी कर लिया है। जो उन्हें एल नीनो या जियोपॉलिटिकल शॉक से बचाता है। राइट। फिर ब्रांड स्प्लिटिंग के स्मार्ट ऑपरेशनल मूव से वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं बिना अपना स्टाफ कॉस्ट बढ़ाए, जिसका सीधा फायदा गोल्ड लोन्स और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मिल रहा है। एफिशिएंसी पीक पर है। और प्रमोटर लेवल की जो भी नॉइज या पैनिक था उसे इंडिपेंडेंट गवर्नेंस और टीवीएस कैपिटल की सॉलिड बैकिंग ने पूरी तरह शांत कर दिया है। और इन्हीं सब मैकेनिक्स की वजह से FY27 तक 80% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ का जो टारगेट है, हाँ, वो कोई हवाई नंबर नहीं लगता अब। बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक बहुत ही रोबस्ट और टेस्टेड फाउंडेशन काम कर रही है। इस पूरी केस स्टडी को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ख्याल दिमाग में आता है। अच्छा, क्या है वो? देखिए, आजकल आप किसी भी फिनटेक कॉन्फ्रेंस या बैंकिंग सेमिनार में चले जाइए, हर कोई यही कह रहा है कि भविष्य सिर्फ डिजिटल है। ऐप बनाओ, फिजिकल ब्रांचेस का टाइम खत्म हो चुका है। हाँ,
डिजिटल फर्स्ट का ही नैरेटिव है हर जगह। लेकिन जना बैंक की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। मतलब एक तरफ वो यूपीआई क्रेडिट लाइन जैसी कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं राइट। और दूसरी तरफ वो गोल्ड लोन जैसे हाई यील्ड प्रोडक्ट्स के लिए अग्रेसिव तरीके से फिजिकल ब्रांच स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है उस प्रोडक्ट के लिए। तो शायद बैंकिंग की असली जीत सिर्फ एक ऐप बन जाने में नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बल्कि एक फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल में है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फिजिटल। है ना? एक ऐसा मॉडल जहां टेक्नोलॉजी आपके ऑपरेशंस को फास्ट और फ्रिक्शनलेस बनाती है और आपकी फिजिकल ब्रांचेस वो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बिल्ड करती हैं, जो इंडिया जैसे मार्केट में लेंडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है इसी हाइब्रिड मॉडल में फ्यूचर का सबसे बड़ा स्कोप है। बिल्कुल। इस हाइब्रिड फिजिटल मॉडल के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इन सारे डेटा पॉइंट्स और स्ट्रैटेजीज ने बैंकिंग टर्नअराउंड्स को देखने का एक नया और बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया होगा।